नमस्कार। इकोनॉमी की पीवाई की सीरीज में मैं गौरव मिश्रा भारतम एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है। हम यूपी पीसीएस को फोकस में रखकर और सभी बाकी जो अन्य स्टेट पीसीएस हैं उनको फोकस में रखकर हम इकोनॉमी की पीवाई की सीरीज चला रहे हैं। मेरे साथ राम सर भी जुड़े हुए हैं। राम सर जो है वो ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। ठीक है। और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखिए, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए बिना सफलता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। तो पीवाईक्यू करना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? तो चलिए ठीक है, अब हम इकोनॉमी की पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हमने 60 क्वेश्चन तक कर लिया था और आप लोगों को पता ही है कि मैं साइड में रहकर ही पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों का पूरा फोकस बोर्ड पर बना रहे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप जो है ना टाइम टाइम पर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या वीडियो को पॉज करके उसको नोट करते रहिएगा जो भी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। तो देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है। हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा अभी क्या टॉपिक चल रहा है? मनी, आरबीआई एंड बैंकिंग। तो पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। ठीक है। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू। बैंक दर, खुले बाजार की गतिविधियां, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक राजस्व। अब इसमें सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव इज आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। तो उपरोक्त में से या उपर्युक्त में से मौद्रिक नीति के कौन से घटक हैं? ठीक है। तो आप लोगों को यह सवाल तो आता ही होगा, काफी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो कौन है इसके? बैंक रेट यानी बैंक दर और खुले बाजार की प्रक्रियाएं। ठीक है। ये जो दो हैं ये आपके किसके घटक हो गए? ये हो गए आपके मॉनेटरी पॉलिसी के। और जो पब्लिक डेट है और पब्लिक रेवेन्यू है ये है आपका फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति के घटक हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा 60 नंबर 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, how it will impact the economy if cash reserve ratio CRR is reduced। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर CRR नगद आरक्षित अनुपात को घटा दिया जाए तो यह अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है तो CRR होने से मतलब आपको पता होना चाहिए कि नगद आरक्षित अनुपात ये CRR होता क्या है। ठीक है। तो आप हमने डिस्कस किया है पहले ही कि जो हमारा CRR है वो एनडीटीएल का वो हिस्सा होता है जिसको बैंकों को आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है रिजर्व के तौर पर, और वो भी कैश के फॉर्म में। ठीक है। तो ये हमारा सीआरआर कहलाता है। अब अगर हमारा सीआरआर अगर कम कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि जो रिजर्व है आरबीआई के पास जो बैंकों को मेंटेन करना होता है वो रिजर्व कम हो जाएगा। अब अगर रिजर्व कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, बैंकों के पास जो है ज्यादा पैसा होगा अपनी लेंडिंग एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पे। पहला ऑप्शन देखते हैं, बैंक्स विल हैव मोर लिक्विडिटी एडवांटेज। बैंकों के पास जो है अधिक तरलता का लाभ होगा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैन बी सीन इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखी जा सकती है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि वास्तविक निवेश दर गिर सकती है, रियल इन्वेस्टमेंट रेट में फॉल। ठीक है। तो अब यहां पर हमारा क्या है कि रिजर्व जब कम हो गया है, हाँ, रिजर्व जब आपका आरबीआई के पास कम हो गया है तो पहले जहां 10 रुपए रखने पड़ रहे थे अब मान लीजिए कि 8 रुपए ही रखने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर एक्स्ट्रा पैसा आ गया, बैंकों के पास 2 रुपए एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है। तो इससे क्या है, बैंकों के पास लिक्विडिटी या तरलता बढ़ गई। ठीक है। और वो और ज्यादा उधार दे सकते हैं। तो अब क्या है कि
क्या ये पहला ऑप्शन सही है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें से हमें पहचानना है कि सीआरआर कम होने से या उसे घटाने पर क्या इंपैक्ट होगा। तो क्या बैंकों के पास अधिक तरलता होगी? तो हाँ बिल्कुल होगी, सही है। अब उसका दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखी जा सकती है। अर्थव्यवस्था में क्या निवेश में वृद्धि होगी? तो देखिए, जब बैंकों के पास तरलता अधिक होगी, यानी ज्यादा पैसा होगा उधार देने के लिए, तो बैंक क्या है, ब्याज दरें कम करेंगे ताकि वो जो पैसा उनके पास बचा है उसको वो उधारी में जल्दी से निकाल सकें। क्योंकि अगर ब्याज दरें अगर ऊंची रहेंगी तो वो पैसा जो है, तरलता कम होने के बावजूद भी, तरलता बढ़ने के बावजूद भी, बैंकों के पास ज्यादा कैश आने के बावजूद भी लोग लोन लेने में हिचकिचाएंगे। और जब लोन नहीं लेंगे, उधार नहीं लेंगे, तो बैंक के पास जो है वो पैसा पड़ा रहेगा, जिससे बैंक को कोई आय नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां पर क्या है, बैंक अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको कम करेंगे, तो इससे क्या है, लोग उधार लेकर निवेश करेंगे। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैन बी सीन इन द इकोनॉमी। तो हाँ, अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखी जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो या फिर कितने भी, जैसे अब टाटा है, अंबानी है, अडानी है, या फिर जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, ठीक है, तो ये जितने भी अमीर लोग हैं वो जब भी निवेश करते हैं, कोई नया मतलब कोई नई इंडस्ट्री लगाते हैं या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो अपने पास से पैसा नहीं लगाते, वो हमेशा लोन लेकर ही पैसा लगाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो अब क्या, जब लोन सस्ते होंगे तो जो यही लोग हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोन लेकर और ज्यादा निवेश करेंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो गया। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका रिजर्व कम हुए तो उससे क्या है कि आपके बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट कम हुए, इंटरेस्ट रेट कम हुए तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ऋण लेना शुरू किया, और ज्यादा से ज्यादा जब ऋण ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी और मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अब चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि रियल इन्वेस्टमेंट रेट, वास्तविक निवेश दर क्या है, वो गिर जाएगी। तो वास्तविक निवेश दर, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखिए, वास्तविक निवेश दर को हम रियल इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक नाम ये भी है, इसको आप रियल इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं, या फिर रियल रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक निवेश दर का दूसरा नाम क्या है, वास्तविक ब्याज दर, या फिर इसको हम और किस नाम से भी पुकारते हैं, वास्तविक प्रतिफल दर। ठीक है, तो ये जो रियल इन्वेस्टमेंट रेट है ये क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जब आपको पता होगा कि ये होता क्या है तब आप इसको कर पाएंगे। तो ये बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे हाउस होल्ड हैं, ठीक है, वो पैसा अपना जमा करते हैं बैंकों में और उसके बदले में उन्हें ब्याज मिलता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है रियल इन्वेस्टमेंट रेट या रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन। अब यहां पे नॉमिनल रेट क्या होगा कि जो हाउस होल्ड को, एक आम व्यक्ति को, जो जब वो बैंक में पैसा जमा करता है तो उसे जो ब्याज दर मिलती है वही आपकी नॉमिनल रेट हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन्फ्लेशन। मेरी बात समझ में आई? अब ये क्यों करेंगे, देखिए आप इस चीज को इस तरीके से समझिए। अब आपने 100 रुपए बैंक में जमा किए, % की दर से आपको ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो एक साल बाद आपका पैसा कितना हुआ, 104 रुपए। लेकिन एक साल, अब जैसे 100 रुपए में आज आप जैसे मान लीजिए कि आप 1 किलो घी खरीद सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन रेट अगर आपका 7% है तो एक साल बाद वही घी 107 रुपए का हो जाएगा। तो यहां पर वास्तविक रिटर्न आपका कितना रहा, आपका -3 रुपया हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो रियल पिक्चर आपका क्या है, रियल पिक्चर ये है कि आपको तो लगा कि भाई 104 रुपए हमने कमा लिए, बैंक ने हमें 4% इंटरेस्ट दिया, लेकिन वास्तव में उस पैसे की वैल्यू क्या है, गिर गई है। वास्तव में अब जो है आपने जो 100 रुपए का सामान आज खरीदा था,
एक साल बाद वही सामान आपको 107 रुपए का खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि आपका 7% इन्फ्लेशन है। तो वास्तव में आपके जो पैसे की वैल्यू गिर गई, यानी कि आपका जो रियल जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका कम हो गया। ठीक है, जो आपको रियल रिटर्न है वो कम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अब ये कह रहा है कि वास्तविक निवेश दर कम हो सकती है। तो क्या वास्तविक निवेश दर कम हो सकती है या कम हो जाती है? तो हाँ, हो जाती है। कैसे? वो ऐसे हो जाती है कि भाई जब अगर CRR, कैश रिजर्व रेशियो को अगर RBI ने कम कर दिया तो इससे क्या हुआ, इससे जो है रिजर्व कम हुआ, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा आ गई। बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा आ गई तो उनके पास उधार में देने के लिए पैसा बढ़ गया। अब इसकी वजह से वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। अब यहाँ पर जो नॉमिनल रेट है, जो एक हाउस होल्ड को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो गया, कम हो गया। इंटरेस्ट रेट कम हुआ। और दूसरा क्या है कि CRR कम होने की वजह से मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी यानी कि मांग बढ़ेगी, तो उससे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एक तरफ तो आपका जो नॉमिनल रेट है, इंटरेस्ट रेट है जो बैंक से आपको मिल रहा है वो कम हो रहा है, और दूसरी तरफ आपका जो है डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, तो आपका जो रियल इन्वेस्टमेंट रेट है या वास्तविक निवेश दर है वो कम होगी कि नहीं होगी? क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? ये नेगेटिव में जा रहा है वास्तविक दर, और महंगाई दर आपकी जो है पॉजिटिव में जा रही है, और ये माइनस का चिन्ह है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो है जो वास्तविक निवेश दर है या वास्तविक प्रतिफल दर है वो कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि रियल इन्वेस्टमेंट रेट क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई CRR अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ आएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और रियल इन्वेस्टमेंट रेट वो है कम हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका जो है 1, 2, 3, 4 यानी कि C, चारों आपके ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आपका सवाल का डिस्क्रिप्शन है, हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए, मैं साइड में हटता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेपो रेट। रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इट इज ऑलवेज लोअर देन बैंक रेट, या बैंक दर से हमेशा कम होता है। दूसरा कथन कह रहा है इट इज ऑलवेज हायर देन रिवर्स रेपो रेट, या रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है। तीसरा कथन कह रहा है इट फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, यह अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों पर केंद्रित होता है। और चौथा आपका कथन कह रहा है नो कोलैटरल इज इन्वॉल्व व्हेन इट इज चार्ज। रेपो रेट पर या रेपो रेट जब कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको इसमें से जांचना है कि इन चारों कथनों में से कौन कौन सही है। ठीक है, तो दिमाग लगाइए कौन कौन सही है। तो रेपो रेट, तो मैं इसका डिस्कशन कर चुका हूं। ठीक है, कि रेपो रेट बैंक रेट से कम होता है या ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था एक मौद्रिक नीति का या मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल होता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं तरलता समायोजन सुविधा। उसमें आपकी जो है ना 3 दरें आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? LAF के तहत 3 दरें आती हैं, और LAF क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। ठीक है, तो LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। ठीक है, बाजार में या अर्थव्यवस्था में तरलता को ये बैलेंस करने के लिए होता है।
तो इसमें तीन दरें आती हैं, तीन ब्याज दरें आती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली ब्याज दर को क्या कहते हैं? सीलिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे उच्चतम दर, ठीक। दूसरी आपकी आती है आपका मिड पॉइंट, ठीक है, मध्यम स्तर, ठीक है, मध्यम स्तर। और तीसरा आपका है फ्लोर, फ्लोर है न्यूनतम दर, ठीक है। ये तीन दरें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत आती हैं, तीन ये आते हैं, ठीक है। अब सीलिंग उच्चतम दर में कौन, यहां पर कौन है आपका? यहां पर आपका है, यहां पर आपका है बैंक रेट। छत पे कौन है? बैंक रेट। मध्यम स्तर मिड पॉइंट पे कौन है? रेपो रेट। और आपका फ्लोर या फर्श पे कौन है? न्यूनतम दर पे कौन है? आपका है, पहले था रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और अब है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थायी जमा सुविधा, ठीक है। ये 2022 से रिवर्स रेपो रेट की जगह ये आरबीआई ये कॉन्सेप्ट यूज करने लगा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अगर जब आप इस फिगर को देखेंगे, अगर आपको एलएएफ के बारे में पता है तो आपका सवाल आराम से हल हो जाएगा। तो रेपो रेट बैंक रेट से हमेशा कम होता है, तो हमारा क्या है, क्या कह रहा है, कम है कि नहीं है? यहाँ पे ये सबसे ज्यादा उच्चतम दर है, तो हाँ बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है इट ऑलवेज हायर देन रिवर्स रेपो रेट, तो बिल्कुल रिवर्स रेपो रेट कहां पे आ रहा है? एलएफ में, फर्श पे, सीलिंग पे, सॉरी न्यूनतम दर वाले खाने में, ठीक है, फ्लोर पे। तो ये रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है रेपो रेट, ये भी सही है कथन। तीसरा कह रहा है इट फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, इसका जो मतलब ये जो है अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों पे केंद्रित रहता है, तो ये बात भी सही है। क्योंकि भाई देखिए, रेपो रेट किसके लिए होता है? रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म, फॉर ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब शॉर्ट टर्म, एक दो दिन के लिए, ठीक है। ओवरनाइट का मतलब यहाँ रातों रात नहीं लेना है, यहां पर आपको लेना है एक दो दिन, 24 घंटे, हद से हद 48 घंटे, ठीक है, दैनिक आधार पर कह सकते हैं आप इसको, ठीक। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ये कथन भी सही है, क्योंकि आपको रेपो रेट की डिफिनेशन आपको पता है। अब रेपो रेट की डिफिनेशन अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि रेपो रेट के तहत जो वाणिज्यिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, वो आरबीआई से लोन लेते हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में। कोलैटरल उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में आरबीआई को देना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपका जो चौथा स्टेटमेंट है, कथन है, वो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है 1 2 3, ये बी नंबर का आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आप लोग चाहें तो बना ले, मैं हट गया हूं, ठीक है। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, आंसर हमारा क्या है? बी, ठीक है। और बाकी इसमें रिवर्स वो रेपो रेट के बारे में लिखा है, तो वो आप देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली ये सवाल जो है ना कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इस तरीके से सवाल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ना, अब इसमें आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर इसका है एसएलआर, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि आप कंफ्यूजिंग है तो आपको भी थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। अब यहां पर लिख रहा है कि बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन रेशियो बिटवीन कैश इन हैंड, ठीक है, एंड टोटल एसेट। अब टोटल एसेट को यहां पर अगर एनडीटीएल लिखते तो ज्यादा क्लियर रहता, ठीक है, क्योंकि अगर इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से एनडीटीएल की ही बात हो रही है टोटल एसेट के तौर पे। लेकिन अगर हम देखें तो टोटल एसेट में तो फिर बहुत और भी चीजें आ जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, तो यहां पर क्या कह रहा है,
तो एनडीटीएल का कुछ हिस्सा बैंकों को रिजर्व के तौर पे मेंटेन करना होता है। ठीक है, हिंदी में जिसको देख लीजिए, बैंकों को अपनी नकदी और कुल संपत्ति, ठीक है, नकदी और कुल संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। इसे क्या कहा जाता है? अब यहां पर देखिए कंफ्यूजन ये और भी क्रिएट कर रहे हैं। वो कैसे कि इनके बीच में जो अनुपात बनाए रखना होता है, तो यहां पर जो है ना दो स्तर पर बनाए रखना होता है। एक सीआरआर भी मेंटेन करना होता है, एक एसएलआर भी मेंटेन करना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर सीआरआर और एसएलआर ये दोनों मेंटेन करने होते हैं। ठीक, तो अब उसमें जो है ना, यहां पर इसमें क्लियर है ही नहीं कुछ कि इसमें सीआरआर के बारे में बात हो रही है, एसएलआर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो फिर भी आपको अपना देख लीजिए। ये पूछा गया था यूपीएससी 1998 में और यूपी पीसीएस 2007 में। ठीक है, तो इसमें जो है आपका उसको क्या कहा जाता है उस अनुपात को, तो कहा इसमें जो आंसर दिया है वो एसएलआर का दिया है। ठीक है, संवैधानिक तरलता अनुपात। तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, या आप इसको चाहें तो क्वेश्चन को करेक्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि यहां पर जो है ना एनडीटीएल यहां पर डाल के, लेकिन अब ऐसा ही पूछा गया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल। ये मैंने एसएलआर की यहां पर डिफिनीशन दे दी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरमाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी चीज है जिसको वो तय नहीं करता है? ठीक है, तो बैंक रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तय करता है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। फिर तीसरा है प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, तो प्राइम लेंडिंग रेट ये आरबीआई तय नहीं करता है, आरबीआई नहीं करता इसको तय। ठीक है, और एसएलआर को भी आरबीआई तय करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पीएलआर को आरबीआई तय नहीं करता है। अब पीएलआर प्राइम लेंडिंग रेट क्या है? प्राइम लेंडिंग रेट बेसिकली क्या है कि वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपने सबसे क्रेडिट वर्दी ग्राहक को उधारी देता है, ऋण देता है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि बैंक जो है, अभी तो जैसे एमसीएलआर का कॉन्सेप्ट है सन 2016 से, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, तो अभी क्या है कि शुरुआत में क्या था कि बैंक जो है ना अपनी मनमानी करते थे। वो जो है ना पर्सन टू पर्सन देख के जो चार्ज करते थे कि इससे हम कितना इंटरेस्ट लेंगे और इससे हम कितना लेंगे। ठीक है, अगर कोई रेपुटेड इंसान जाता था तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट कम हो जाता था, कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति गया तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता था। तो ये इस तरीके का सिस्टम चलता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी और इसमें कुछ स्टैंडर्ड मतलब कुछ ऑब्लिगेशंस भी नहीं थे जिनको फॉलो किया जा रहा हो। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए जो है ना हमारे आरबीआई ने समय समय पर कई सारे प्रयास किए, जिसमें आपका जैसे ये है कि बीपीएलआर भी है। ठीक है, तो और उसके बाद आपका बेस रेट है, फिर आपका 2016 में एमसीएलआर आ गया। ठीक, तो यहां पर पीएलआर क्या है? पीएलआर वो है कि जिसको बैंक जो है ना तय करते थे अपने सबसे मतलब रेपुटेड और क्रेडिट वाले ग्राहक के लिए जो इंटरेस्ट रेट, और ये सामान्यतः कम होता था। ठीक है, आम लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे बैंक, और जो रेपुटेड लोग होते थे और जो अमीर लोग होते थे उनसे वो कम चार्ज करते थे। ठीक है, इसको जो है ना ये 1994 में पीएलआर का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था और ये 2003 तक चला। फिर 2003 में इसमें ट्रांसपेरेंसी की और इन सब की कमी थी, तो आरबीआई ने जो है ना बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, आप बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट के हिसाब से करो और इससे कम इंटरेस्ट रेट पे आप किसी को नहीं दोगे। ठीक है, तो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में क्या हुआ कि भाई आरबीआई ने सबसे पूछा कि भाई बताओ सभी बैंकों से कि आपके जो क्रेडिट वर्दी जो कस्टमर्स हैं, आप जानकारी दो आरबीआई को कि आप न्यूनतम किस दर पे आप उनको लोन दोगे।
ठीक है, लेकिन बाद में उसमें भी समस्याएं आई। उसमें भी ये देखा गया कि मतलब बैंकों ने फिर भी मनमानी जारी रखी, आरबीआई को सूचना दी, मतलब दी, और उसके बाद जो है ना सूचना देने के बाद आरबीआई के डायरेक्शन होने के बावजूद भी उन्होंने उससे भी कम रेट पे ऋण बांटना जारी रखा। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए फिर आरबीआई लेकर आया बेस रेट। ठीक है, फिर बेस रेट से आगे जाकर फिर उसमें भी आरबीआई जो है ना अपने पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को स्टैब्लिश नहीं कर पाया, तो 2016 में वो लेकर आ गया एमसीएलआर। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, तो ये पीएलआर यहां पर क्या हो गया, समझ में आ गया। और पीएलआर कौन तय कर रहा था, पीएलआर तय कर रहे थे बैंक्स। ठीक है, पीएलआर कौन तय कर रहे थे, बैंक्स तय कर रहे थे। तो बैंकों द्वारा अपने सबसे क्रेडिट वर्दी या रेपुटेड कस्टमर को जिस ब्याज दर पर, जो हालांकि हमेशा न्यूनतम रहती थी, सबसे कम रहती थी, जिस ब्याज दर पर ऋण दिया जाता था उसे क्या कहते थे, प्राइम लेंडिंग रेट कहते थे। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ये प्राइम लेंडिंग रेट के बारे में यहां पर डिटेल दिया है, आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट्स ए मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ठीक है, या मैकेनिज्म को विकल्प कहेंगे, मैकेनिज्म को हिंदी में कौन सी प्रणाली या कौन सी व्यवस्था, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकार को ऋण प्रदान करने की प्रणाली को इंगित करता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पूछा जा रहा है कि सरकार को इनमें से कौन सी व्यवस्था है, कौन सा सिस्टम है जिसके तहत बैंक सरकार को उधार देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको सोचिए, हालांकि पता होगा, सिंपल सा है, एसएलआर है। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर के द्वारा ही जो है मतलब बैंक सरकार को ऋण देते हैं, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, एसएलआर मेंटेन करना होता है, और एसएलआर मेंटेन करने के लिए तीन तरीके से बैंक मेंटेन कर सकते हैं, कैश में, गोल्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक मतलब कि सरकार जारी करती है, तो बैंक उनको खरीद कर, ठीक है, उनके बदले सरकार को ऋण दे देते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, आरबीआई के माध्यम से। क्यों, क्योंकि आरबीआई ही सरकार की सिक्योरिटीज को मैनेज करता है, ठीक है, और उनका प्रबंधन करता है। क्या मेरी बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और है कि केंद्र सरकार की तो बात हो गई, क्या राज्य सरकार की सिक्योरिटीज को भी या उधारी पत्र को आरबीआई मैनेज करता है, तो हाँ करता है। कभी भी अगर स्टेटमेंट आए तो ऐसा मत सोचिएगा कि वो नहीं करता, क्योंकि आरबीआई राज्य सरकारों का भी बैंक है। आरबीआई सिर्फ केंद्र सरकार का बैंक नहीं है, आरबीआई राज्य सरकारों का भी बैंक है। क्या मेरी बात समझ में आई। ठीक है, तो राज्य सरकारों की भी जो प्रतिभूतियां हैं या उनकी उधारी के जो पत्र हैं, पेपर हैं, ठीक है, उनको भी आरबीआई मैनेज करता है, लेकिन किस एक कंडीशन पे, जब राज्य, पर्टिकुलर राज्य आरबीआई से ऐसा अनुरोध करे या ऐसी रिक्वेस्ट करे। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट और आरबीआई के बीच में, और आरबीआई फिर उस पर्टिकुलर राज्य की भी सिक्योरिटीज को मैनेज करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। ठीक है, ये इसका आंसर है एसएलआर। एसएलआर के बारे में आप लोग नोट कर ही चुके हो, देख चुके हो बहुत सारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, व्हेन द आरबीआई रिड्यूसेस एसएलआर बाय 50 बेसिस पॉइंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। यानी कि इसमें कह रहा है कि अगर आरबीआई एसएलआर को 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है, से घटा दे, ठीक, तो क्या हो सकता है। तो एसएलआर को घटाना यानी कि रिजर्व को घटा रहा है। ठीक है, अब रिजर्व अगर घट रहे हैं तो इसका मतलब है बैंकों को अब कम राशि रिजर्व में रखनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा उधार देने के लिए, ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो अब क्या क्या हो सकता है देखते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी में प्री में पूछा गया था 2015 में। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रेस्टिकली। दूसरा ऑप्शन मतलब हिंदी में देख लीजिए कि भारत का
की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर में भारी वृद्धि होगी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो FII है, में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू अवर कंट्री, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी ला सकते हैं। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट्स, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी ऋण दरों को कम कर सकते हैं। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम, मतलब इससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता जो है भारी तरलता की भारी कमी आ सकती है। ठीक है, ड्रास्टिकली। तो अब ये कह रहा है कि भाई क्या इंपैक्ट होगा या फिर क्या हो सकता है, क्या घटित हो सकता है अगर SLR को कम कर दिया जाए। तो देखो, पहले तो एक चीज ये समझो कि जब व्यवस्था है ना, तो व्यवस्था में कुछ भी ड्रास्टिकली तो कुछ नहीं होता। तो जहां ड्रास्टिक ये आपको जो ना ड्रास्टिकली ओनली टाइप के शब्द मिले तो उसको तुरंत उड़ा दो। ठीक है, 99% है कि वो गलत होगा ही होगा। तो कहां पर इसमें पहले में ड्रास्टिकली है, दूसरे में, तो ये तो उड़ा दो। ठीक है, तो हाँ ग्रोथ रेट होगी लेकिन ड्रास्टिकली कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंपनी इनटू आवर कंट्री। तो कह रहा है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो हमारे देश में और पूंजी लाएंगे। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा, लेकिन आंसर ये नहीं है। ठीक है, ये भी एक सही ऑप्शन है लेकिन ये आंसर नहीं है। बेसिकली जो मेन आंसर है इसका कि SLR जब कम किया जाएगा तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट्स, जो हमारे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं वो अपने ब्याज दरों को या ऋण दरों को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। अब इस पे चर्चा कर लेते हैं कि कैसे और क्या। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। अब जब SLR आपका, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, SLR आपका कम हो गया, तो जब SLR आपका कम हो रहा है तो इसका मतलब है बैंकों के पास लिक्विडिटी अब ज्यादा है उधार देने के लिए। क्लियर? अब लिक्विडिटी ज्यादा है उधार देने के लिए, तो इससे क्या है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उधार लोग ज्यादा लेंगे और निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट, अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इससे क्या है, ग्रोथ तो आएगी अर्थव्यवस्था में लेकिन ड्रास्टिकली कुछ नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। अगर ग्रोथ तक बात होती कि मतलब GDP ग्रोथ रेट विल इंक्रीज, ठीक है, तो एक स्तर तक सही माना जा सकता था। लेकिन ग्रोथ एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ इतनी जल्दी एक दो दिन में नहीं आती है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ आएगी लेकिन ड्रास्टिकली कुछ नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या है कि दूसरा कह रहा है कि फॉर FII यानी विदेशी निवेशक हमारे देश में और पूंजी लाएंगे। तो हाँ, ये हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि जब ग्रोथ होगी तो हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी, और जब अच्छा परफॉर्म करेगी तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा निवेश करेंगे। लेकिन मैंने जैसा अभी बताया कि ग्रोथ एक बहुत ही मतलब कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ एक दो रातों में नहीं होती है। ठीक है, उसका एक क्रम है और उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ये तुरंत होने वाली घटना नहीं है। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे कि भाई आज SLR अगर कम किए तो उसका असर जो है ना ग्रोथ के लेवल पे हो सकता है 6 महीने बाद दिखाई दे या साल भर बाद दिखाई दे, या हो सकता है 2-3 साल लग जाएं। तो जब ग्रोथ आएगी दिखेगी तब FII आएंगे ना, मोर कैपिटल लेकर, ज्यादा पूंजी लेकर। ठीक है, तो ये घटना होगी लेकिन ये कुछ समय बाद होगी, टाइम लेकर होगी। जो उसके बाद इमीडिएट जो एक्शन होगा वो ये होगा कि भाई अगर 0.5% या 50 बेसिस पॉइंट अगर आपका जो है ना SLR कम कर दिया जाएगा, तो यहां पर क्या है कि बैंकों के पास अब उतना पैसा ज्यादा है उधार देने के लिए। जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा तो ध्यान रखिए बैंक जो है ना अपने पास तो कुछ रखना ही नहीं चाहता है। रीजन ये है कि बैंक में जो भी जमा है वो बैंक के ऊपर एक तरीके से लाइबिलिटी है।
तो बैंक तो जल्दी से जल्दी चाहता है कि मैं इस लायबिलिटी को जल्दी से एसेट में कन्वर्ट करूं, क्योंकि बैंक जो उधार देता है वो बैंक की एसेट है, संपत्ति है, और बैंक में जो जमा किया हुआ पैसा है वो बैंक के ऊपर बोझ है। तो बैंक हमेशा क्या चाहेगा कि वो जल्दी से अपना बोझ हल्का करे। तो हल्का कैसे होगा भाई? अगर ब्याज दरों में वो कमी नहीं लाएगा तो फिर लोन लेने वाले लोग कम होंगे। ठीक है, तो इससे क्या है, पैसा बैंकों के पास रुकेगा। अब रुकेगा तो बोझ बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें इंटरेस्ट तो देना ही है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर क्या होगा कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो ज्यादा लेंडिंग एक्टिविटीज होंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर जो आंसर आपका होगा वो आंसर होगा सी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन मैंने है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? Since the economic reforms were launched in India, which one of the following statement is true for SLR, ठीक है, and CRR of the commercial banks? ठीक है, SLR और CRR के संदर्भ में आर्थिक सुधारों के बाद से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आर्थिक सुधार भारत में कब हुए थे? तो आपने अगर पढ़ा हो तो आर्थिक सुधार कब हुए थे? याद करिए, 1991 में एलपीजी मॉडल जब हमने अपनाया था। ठीक है, इस दौरान इसी समय से हमने आर्थिक सुधारों की नीतियों को बनाना शुरू किया और लागू करना शुरू किया। ठीक है, तो उसी दौरान जो है हम जब आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को अपना रहे थे तो हमने बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, सुधारों की समितियां बनाई गई। ठीक है, और जिनमें सबसे मुख्य समिति थी वो थी नरसिम्हन समिति। ठीक है, तो नरसिम्हन समिति बनाई गई थी और ये समिति थी वित्तीय प्रणाली के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी कि वित्तीय प्रणाली में क्या क्या सुधार या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्री एम नरसिम्हन। ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंडेशंस कुछ दी थी बैंकिंग प्रणाली में सुधारों को लेकर। तो उनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर आगे जो है ना बैंकिंग व्यवस्था में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि भाई क्या क्या किया गया एसएलआर और सीआर के संदर्भ में। तो क्या एसएलआर और बोथ एसएलआर एंड सीआरआर हैव बीन रेज्ड, क्या वो बढ़ा दिए गए? एसएलआर और सीआरआर दोनों बढ़ाए गए हैं। एसएलआर, अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एसएलआर हैज बीन रिड्यूस्ड बट सीआरआर हैज बीन रेज्ड, यानी कि एसएलआर को हटाया गया है और सीआरआर को बढ़ाया गया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है एसएलआर बढ़ाया गया है लेकिन सीआरआर घटाया गया है। ठीक है, मतलब दूसरे का ही उल्टा हो गया। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि बोथ एसएलआर एंड सीआरआर हैव बीन रिड्यूस्ड, यानी एसएलआर और सीआरआर दोनों को घटाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोनों को घटाया गया है। ठीक है, क्योंकि आर्थिक सुधारों में भाई अर्थव्यवस्था में निवेश में तेजी लानी है, निवेश को बढ़ाना है, तो उसमें क्या होगा, बैंकों को भी थोड़ी छूट देनी होगी ताकि बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा ऋण की जो एक्टिविटीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उनको बढ़ा सकें आगे। तो इस क्रम में क्या हुआ कि इस समिति की सिफारिश पर जो है आपका सीआरआर और एसएलआर दोनों को आर्थिक सुधारों के बाद से लगातार कम किया जा रहा है। वर्तमान में हमारा एसएलआर कितना है? 18% और सीआरआर कितना है? 3%। ठीक है, जबकि आर्थिक सुधारों के पहले, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? आंसर हमारा हो गया डी। ठीक है, आर्थिक सुधारों के टाइम पर या उससे पहले हमारा जो एसएलआर और सीआरआर था वो कितना था? हमारा जो एसएलआर था वो 38.5% था, यानी कि अराउंड 40%। ठीक है, और सीआरआर वॉज 15%। ठीक है, तो यानी कि इतना पैसा बैंकों को अपने एनडीटीएल का रिजर्व में रखना पड़ता था। अब इस चीज को जरा सोचिए कि बैंक के पास अगर 100 रुपए जमा के तौर पर है, एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एनडीटीएल को अभी इतना समझिए कि बैंक जिस पैसे को, मतलब जो बैंकों के पास जो पैसा होता है, जो कुल जमा होती है, ठीक है, उसको अभी आप मान लीजिए एनडीटीएल। ठीक है, अभी के लिए
अब मान लीजिए 100 रुपए जमा हुआ, तो यहाँ पर 100 रुपए में से 38.5 रुपया चला गया SLR में, और उसके बाद 15 रुपया कहाँ चला गया, CRR में। यानी कि अगर आप इनको जोड़ दो तो 100 रुपए में से 53.5 रुपीज तो बैंकों को रिजर्व में ही रखना है। आप बात समझ रहे हैं। अब बैंकों के पास बचा कितना, अराउंड 46 रुपए उनके पास बचा है, जिसको वो आगे लोन में दे सकते हैं। क्या मेरी बात समझी, समझ में आए? तो भाई आप ये देखो, इससे क्या है कि केवल 100 में 46 रुपए ही अगर वो लोन में चला पा रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट उनको हाई रखना पड़ेगा, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो उधार लेंगे ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या है, आर्थिक सुधारों के क्रम में CRR और SLR को लगातार 1991 के बाद से घटाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, रिजर्व रेट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर द मीन्स ऑफ, ठीक है, परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात और आपके खुले बाजार की क्रियाएं किसके साधन हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, है ना। ये किसके टूल हैं? तो आपको पता है ये टूल हैं किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के। ठीक है, ये है आंसर आपका, क्या हो जाएगा, बी। अब यहां पर जो है मैंने CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, खुले बाजार की प्रक्रिया, तरलता वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात, उनकी डिफिनीशन दे दी हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। यह मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में के सुधारों में क्या क्या शामिल है? ठीक है, तो हमारा जो वित्तीय क्षेत्र में जो सुधार हुए आर्थिक सुधारों के क्रम में, तो क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं उनमें हुई या क्या क्या कार्य किए गए, तो इसमें चेक करना है कि इन पांचों में से क्या क्या चीजें हुई हैं। तो पहला क्या है, लोअरिंग डाउन CRR एंड SLR। ठीक है, CRR और SLR को यानी कि रिजर्व्स को कम किया गया। दूसरा क्या है, एंट्री ऑफ प्राइवेट फर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को एंट्री दी गई। फिर उसके बाद ब्याज दरों का विनियमन, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उपरोक्त सभी ये तीनों घटनाएं हुई हैं, और आपका जो पांचवा स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि इनमें से नहीं हुए, सुधार में ऐसा कोई, इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ। तो वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में भाई क्या क्या हुआ था, आप लोग सोच लीजिए। चलिए अब बता देते हैं। अभी हमने डिस्कस किया CRR और SLR को कम किया गया, हाँ किया गया। फिर उसके बाद निजी क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को एंट्री दी गई, हाँ बिल्कुल दी गई, क्योंकि हमने मॉडल ही क्या अपनाया था, LPG रिफॉर्म्स। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को भी अब बूस्ट दिया जाने लगा, उनको भी इंकरेज किया जाने लगा, इंसेंटिवाइज किया जाने लगा कि अब वो भी आए और आर्थिक गतिविधियों में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी निभाएं। ठीक है, तो अब इसीलिए आप देखो तो 1991 के बाद से आपके बहुत सारे बैंक आ गए। पहले गिने चुने बैंक होते थे जिनको आमतौर पे हम आज सरकारी बैंकों के तौर पे जानते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बैंक आए। समय समय पर RBI ने बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर में नए नए लाइसेंस बांटे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, ये यही हो रहा था कि निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा था। क्लियर है? तो प्राइवेट फर्म, उसके बाद डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि ब्याज दरों का नियमन। तो हाँ, ब्याज दरों का नियमन भी जो है किया गया उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, PLR। ठीक है, प्राइम लेंडिंग रेट, तो कॉन्सेप्ट आया था कब, 1994 में। उससे पहले था जब, इससे पहले तो बैंक और मनमानी करते थे, 2% 3% पे, मतलब कि जो अपने रेपुटेड लोग थे
वो उनको जो है ना उधार दे देते थे, ठीक है, या फिर ट्रस्ट बनाकर जो है ना, जो उनका जो इनकम है बैंक दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते थे, सस्ते लोन बांट देते थे अमीरों को, और उसके बाद अंत में आके खुद को दिवालिया घोषित कर देते थे, ठीक है। तो ये एक तरीके से धंधा बन चुका। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए क्या है कि आरबीआई ने भी जो है आर्थिक सुधारों के बाद से एक्शन लेना शुरू किया, और उसके बाद बैंकों का जो है ना नियमन करना शुरू किया ब्याज दरों का, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर आपका हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पीएलआर आया था आपका 1994 में, फिर ये चला था आपका 2003 तक, फिर आपका आ गया बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ये 2003 से चला 2010 तक, फिर आपका आ गया 2010 से आ गया आपका बेस रेट सिस्टम, ठीक है, बेस रेट सिस्टम। और उसके बाद 2016 में बेस रेट सिस्टम को चेंज कर दिया गया, वो चेंज किया गया एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, एमसीएलआर, ठीक है। अब एमसीएलआर कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये एक तरीके से ये क्या है कि इन्हीं के आधार पर जो अन्य ऋण है वो रिटर्न किया, ठीक है। तो ये सारे काम किए गए, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सब, ठीक है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। अब देखिए इसको मैंने यहां लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब ठीक है, तो आज हमारा बस यहीं तक करते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है ना इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे बारे में जानकारी है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और आप वाईक्यू लगाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।